हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। आर ओ या पीसीएस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज की ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। जैसे कि अभी तक हम जर्नल स्टडीज़ में आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह से क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, लेकिन अब आ गया है एग्ज़ाम पास और हमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और इसलिए हमने कोशिश की है कि आपके लिए कुछ ऐसी सीरीज़ लाई जाए जिसमें आपके सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन स्टडी हो पाए। तो जैसे कि आज के सेशन में हम करेंगे आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन। जो अगले सेशन आएंगे उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी सेपरेट रूप से अगर क्वेश्चंस आएंगे, तो जैसे आप सिलेबस कंप्लीट करते हो उसके नीचे आप एक ऐसे क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और कुछ न्यू क्वेश्चन अगर आप ऐड करोगे तो आपको एग्जाम में ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये कोशिश मेरी तरफ से इस वजह से की गई क्योंकि हमने देखा है कि जब हम मिक्स रूप से क्वेश्चन करते हैं तो कई बार माइंड से स्किप हो जाते हैं। लेकिन अब मान लो कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें रेडी कर रहे हो, जैसे दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हो, मौर्य वंश पढ़ रहे हो, और उससे रिलेटेड आपको अगर क्वेश्चन मिलते हैं और टॉपिक के साथ साथ अगर आपको क्वेश्चंस भी करते हो तो आपको हमेशा चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आती हैं। तो हमारी तरफ से आपके लिए यही कोशिश रहेगी। एंड स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल सरप्राइज़ है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन इजी से लेकर मॉडरेट तक के रखे हैं, और ये इजी क्वेश्चन से आपको और भी क्वेश्चंस रेडी होंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो जो पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है कि निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है। आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या फिर केरल। आपको लग रहा होगा कि ये तो आपने इंटर तक में भी क्वेश्चन पढ़े हैं, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको अगर हम सॉल्व ना करें ना तो कई बार हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो इजी क्वेश्चन भी कई बार गलत हो जाते हैं, तो उनको भी करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, गुजरात। ठीक है। यहाँ अगर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पे तो आपका गुजरात आता है, सेकंड नंबर पे आपका आता है आंध्र प्रदेश, और थर्ड नंबर पे आता है आपका तमिलनाडु। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, ठीक है, तो आपके दिमाग में तो आंसर चलने लगा होगा क्या है। कार्गो के मात्रा के हिसाब से अगर हम बात करें तो कांडला। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको इससे पता चलते जाएंगे। और कई बार हमें नोट्स बनाने में ये होता है कि हम इस तरीके से नोट्स बनाएं कि अपने जो कॉपी है उसके किनारे किनारे थोड़ा सा जगह छोड़ दें और वहाँ पे जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको मेंशन करें, क्योंकि अगर आप कॉपी के बीच में ही उन चीज़ों को मेंशन करते हैं ना तो खिचड़ी हो जाता है। तो थोड़ा सा ऐसे नोट्स बनाइए जिनको अगर एक बार पढ़ें तो उसी में आपका काम हो जाए, है ना, क्योंकि कई सारी कॉपी में लिखते हो ना तो फिर डिस्टरबेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में सेल समूह में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है धारवाड़ समूह, बी है गोंडवाना समूह, सी है विंध्यन समूह, और डी है आपका टर्सरी समूह। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या होगा। तो यहाँ अगर हम सही उत्तर की बात करेंगे तो सही उत्तर होगा आपका गोंडवाना समूह। ठीक है, और यहाँ से देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये पता चलेगी कि भारत में पाया जाने वाला आपका 98% यानी 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही पाया जाता है। और किस तरीके का कोयला पाया जाता है मुख्य रूप से, तो वो याद रखिएगा, बुटुमिनस। ठीक है, ये कोयला पाया जाता है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, तो इन चट्टानों का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, ये होता है कार्बोनीफेरस से। जुराफिक काल के बीच इनका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे, वर्तमान समय की, तो वर्तमान समय में ये किन नदी घाटियों में पाया जाता है भारत का कोयला, तो याद रखिएगा दामोदर, सोन, महानदी, और अगर बात करें गोदावरी। ठीक है, इन नदियों घाटी में आपका क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। तो देखो एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको पता चल गए, तो इससे ये होता है कि आपकी सारी चीज़ें तैयार होती जाती है। तो ऑप्शन जो आपका बी है वो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए,
क्वेश्चन 3, निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान है। तो जनजाति से संबंधित भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पूछा गया है जारवा जनजाति, और ये जारवा जनजाति से रिलेटेड कई बार प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़ या फिर अंडमान और निकोबार। तो जारवा जनजाति आप जानते हैं, इनका जो स्किन कलर होता है वो ब्लैक होता है, और जो इनका कद होता है वो होता है छोटा। जारवा जनजाति के लोगों की बात कर रही मैं, और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, अंडमान और निकोबार। तो यहाँ अगर हम बात करें तो जो आपकी जारवा जनजाति है उसको 1979 में, ठीक है, ट्राइबल रिजर्व एरिया घोषित किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। और वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे कि अंडमान और निकोबार में और कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं, तो उनको भी याद रखिएगा, आगे जाके पूछा जा सकता है। आपकी जनजाति है ओंगे, ठीक है, सोमपेन, और आपका है सेंटिनली। ठीक है, ये आपकी क्या है, जनजातियां हैं जो आपकी अंडमान और निकोबार में निवास करती हैं। तो जारवा के साथ साथ ये आपकी जो 3 जनजातियां हैं इनको भी याद रखेगा, और ये भी कई बार पूछा जा चुका है, ऐसा नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो कई बार ये चीज़ें पूछी जा चुकी हैं, पीसीएस में भी पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं त्रिपुरा, बी है छत्तीसगढ़, सी है मणिपुर और डी है मिजोरम। तो देखो, सबसे पहली बात ये है कि अगर आपको पता है कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है तो आप आराम से इस चीज़ को लगा पाएंगे। और वैसे इस लोग मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो ट्रिक के साथ इसको याद करते हैं, मित्र पर गमछा झाड़ ऐसे करके भी ट्रिक्स आती हैं। लेकिन आप क्या कहते हैं कि ट्रिक्स का ना सहारा लेकर अगर आप मैप का सहारा लेंगे तो आपको परमानेंटली वो चीज़ याद रह जाएगी। तो जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और यहाँ पे बात की जाए तो पश्चिम से लेकर पूरब तक हम चलेंगे तो आप देखते रहिएगा ये क्या है कि भारत के मतलब भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो यहाँ से देखो, पहले आएगा आपका गुजरात, ठीक है, गुजरात से फिर आपका राजस्थान, राजस्थान से फिर आपका मध्य प्रदेश यानी एमपी, उसके बाद आपका होगा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद अगर हम बात करेंगे तो झारखंड, झारखंड के बाद आपका पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद आपका होगा त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद होगा आपका मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब देखिए, त्रिपुरा भी है, आपका छत्तीसगढ़ भी है, और आपका मिजोरम है, लेकिन आपका मणिपुर नहीं दिख रहा है ना। तो यही मणिपुर हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था कि कर्क रेखा कहाँ से नहीं, किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो मणिपुर से नहीं गुजरती है, बाकी इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो देखो, आपके हिसाब से है, अगर आप इसे ट्रिक के साथ याद करना चाहते हो, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ट्रिक से जल्दी याद होती है चीज़ें, तो आपके अकॉर्डिंग आप जैसे याद करना चाहो वैसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी। ये थोड़ा सा सड़क के किनारे घर है ना, तो यहाँ कोई भी कुछ बेचने आता है तो उसका भी साउंड आता है, गाड़ी निकलती है उसकी भी साउंड आती है, तो बहुत ज़्यादा तो डिस्टर्बेंस नहीं होती है, लेकिन थोड़ा बहुत सुनाई देगा आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है। आपके ऑप्शंस हैं यमुना नदी पर, बी है मंदाकिनी नदी पर, सी है इंद्रावती नदी पर, डी है नर्मदा नदी पर। तो चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसको हम लोग नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं, याद रखिएगा कौन सा, नियाग्रा। तो कई बार नियाग्रा भी पूछ लेता है चित्रकूट की जगह, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें इसके आंसर की, तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, इंद्रावती नदी पर। कौन सी, इंद्रावती नदी पर। तो देखो, ये जो आपका चित्रकूट जलप्रपात है ये भारत के छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में है। ठीक है, और नदी कौन सी पड़ती है, इंद्रावती नदी पर। और इस जलप्रपात की जो ऊंचाई है तो है आपकी 90 फीट, ये भी याद रखेंगे।
तो देखिए आपको इससे काफ़ी चीज़ें पता चल रही हैं और आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। और यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आपको पे करनी है। यहाँ पे आपको आराम से घर बैठे आपको बढ़िया अच्छे मटेरियल्स मिल रहे हैं, अच्छी चीज़ें मिल रही हैं जो आपको एग्ज़ाम में मतलब सीधे सीधे आपको हेल्प कर रही हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो यहाँ हिंदी से भी रिलेटेड और आपके जो जर्नल स्टडीज़ हैं इनसे भी रिलेटेड आपकी चीज़ें आएंगी। और आने वाला सरप्राइज़ तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं सिंधु और सतलज, काली और तीस्ता, सतलज और काली, या फिर तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको सारी चीज़ें आज बहुत क्लियर करने वाली हूँ। इससे आपको लगभग 4-5 क्वेश्चन आपके रेडी हो जाएंगे। ठीक है, सोचिए एक क्वेश्चन से आपके 4-5 क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं। तो देखो पहली बात तो राइट आंसर की बात करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सतलज और काली। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ से आज हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पहली बात करते हैं पंजाब हिमालय की। कौन से हिमालय की बात करते हैं? पंजाब हिमालय की। तो अगर पंजाब हिमालय की बात पूछी जाए तो आपका सिंधु से जो आपका सतलज नदी है, ठीक है, सिंधु से आपका जो सतलज नदी है, इसके मध्य वाले जो पर्वतीय भाग होते हैं उनको क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय कहा जाता है। यहाँ पे ये जो विस्तार है ये मुख्यतः कहाँ पे होता है? आपका जम्मू एंड कश्मीर और आपका हिमाचल प्रदेश में। तो देखो एक क्वेश्चन ये रेडी हो गया, कहीं पूछा जा सकता है। अभी जैसे आपका कुमायूं हिमालय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो मान लो आपका पंजाब हिमालय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, यानी कि नदियों के बीच है, तो आप बता सकेंगे सिंधु और सतलज नदी। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने कुमायूं नदी के बारे में तो जान ही लिया कि सतलज और आपका किस नदी, यहाँ पे लगा देते हैं, ये कुमायूं नदी वाला हो गया है ना। सतलज और आपका जो काली नदी है, और गंगा और यमुना नदी का उद्गम भी इसी क्षेत्र में होता है, तो ये भी याद रखेंगे। गंगा और यमुना नदी का जो उद्गम होता है वो इसी क्षेत्र से होता है। तो ये दो क्वेश्चन तो आपके रेडी हैं। अब बात करते हैं थर्ड की, अब बात करते हैं आपकी नेपाल हिमालय की। अब देखो नेपाल हिमालय से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो नेपाल हिमालय आपकी काली और तीस्ता, ठीक है, कौन सी? काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित है, और इसका ज़्यादातर भाग कहाँ है? नेपाल में। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो इसी भाग में है। जैसे बात करो तो आपका माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, और वहीं आपका है कंचनजंगा, ठीक है, आपका कंचनजंगा भी है। तो थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ से रेडी हो गया। अब एक बात कर लेते हैं असम हिमालय की, ठीक है। अगर हम यहाँ असम हिमालय की बात करें तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, कौन सी? तीस्ता और जो ब्रह्मपुत्र नदी है उनके बीच फैला है। और इस भाग में कौन कौन सा? नामचा, बरवा और आपका कुला कांडली चोटी भी स्थित है। क्या है? कुला कांडली। इस पेन से बहुत क्लियर नहीं लिखता बनता, इसलिए आप मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बरवा, कुला कांडली, इन चोटियाँ भी स्थित हैं। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो तो आपका सही है ऑप्शन सी। बट इससे हमने और भी चीज़ें पता करी, जैसे हमने आपका पंजाब हिमालय बताया, आपकी सिंधु और सतलज नदी के मध्य, कुमायूं हिमालय तो आपका सतलज और काली, वहीं नेपाल हिमालय की बात की जो काली और तीस्ता नदी के बीच है, और असम हिमालय आपका तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी। तो देखिए एक चीज़ों से कई चीज़ें हमें पता चल गई। तो हिमालय क्षेत्र को हम 4 प्रादेशिक भागों में हमने बांटा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। आंसर आपका क्या सही था? सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, या आप ये भी कह सकते हैं कि काटती है, ठीक है। माही नदी, चंबल, नर्मदा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ जो आपके क्वेश्चन लिए गए हैं वो इजी से मॉडरेट लिए गए हैं। तो जैसे ये सीरीज लगातार चलती रहेगी तो हम धीरे धीरे टफ क्वेश्चन तक भी बढ़ेंगे, और जो पीसीएस में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को भी इंक्लूड करेंगे, ताकि देखो पीसीएस और जो आरओ का एग्ज़ाम होता है इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है।
मतलब अगर प्री का लेवल पूछा जाएगा तो लगभग लेवल थोड़ा बहुत सेम सेम है। तो यहाँ पे अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो ये दोनों में आपको मदद करने वाला है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, माही। ठीक है, ये आपका जो माही नदी है ये आपका आंसर सही है। तो ये पश्चिम भारत की प्रमुख नदी है। क्या है? आपकी पश्चिमी भारत की ये क्या है? आपकी प्रमुख नदी है। तो इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? एमपी के धार जिला, एमपी के जो आपका धार जिला है उसके समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है। कि कहाँ से हुआ है ये भी याद रखेंगे, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है। वहीं अगर हम बात करें यह नदी आपके मतलब मध्य प्रदेश यानी एमपी, आपके राजस्थान, गुजरात राज्य से होती हुई आपकी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अरेबियन सी में क्या करती है? ये गिरती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, राज्य से होती हुई अरब सागर में गिरती है। तो एक चीज और याद रखेंगे कि माही नदी ही भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है या पार करती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं इसको। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? आपके ऑप्शंस हैं दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा, दक्षिण पूर्व पवन द्वारा, उत्तर पूर्व पवन द्वारा या फिर उत्तर पश्चिम पवन द्वारा। तो ये क्वेश्चन है आप सभी के बीच, और क्वेश्चन देखिए और आंसर करने की कोशिश करें। मैंने एक चीज़ हमेशा, मैंने भी ट्राई की है एक चीज़, और उसको मैंने ट्राई किया है और मुझे थोड़ा सा पता ये चला है कि उससे क्वेश्चंस याद होते हैं। वो क्या है? देखिए, जब भी हम क्वेश्चन करते हैं ऑनलाइन, अब हमारी क्लास चलती है, जब हम आमने सामने होते हैं तो कॉपी पेन लेके स्टूडेंट बैठते हैं। लेकिन अब जैसे हम ऑनलाइन चीज़ें कर रहे हैं तो केवल मोबाइल को सामने रख के ही क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। एक रफ ले लीजिए और पेन का इस्तेमाल ना करते हुए पेंसिल का इस्तेमाल करिए। और पेंसिल का इस्तेमाल करने से ये होगा कि आपकी रफ भी भरेगी नहीं और आपका काम भी हो जाएगा। वो कैसे? वो ऐसे कि जैसे आप क्लास कर रहे हैं, क्लास में आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन का शॉर्ट फॉर्म लिख के उसके नीचे आप आंसर लिखिए। ठीक है, जो राइट आंसर होता है। अगर आप मेरे साथ साथ ये करेंगे तो यकीन मानिएगा, अभी आपको लगेगा कि थोड़ा सा आलस आ रहा है, इतना ज़्यादा हम क्यों लिखे, हाथ दुखने लगेगा, लेकिन ऐसा लिखने से क्या होगा कि आपको परमानेंटली चीज़ें याद रहेंगी, आप भूलेंगे नहीं। और ये मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैंने ट्राई नहीं किया है, मैंने खुद किया है और मुझे खुद से याद हुआ है, इस वजह से मैं आपको भी सजेस्ट कर रही हूँ। तो ट्राई करने में क्या ही जाता है, एक बार हमें ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम क्वेश्चन पढ़ते तो हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, बहुत जल्दी दिमाग से स्किप कर जाता है। लेकिन कोई चीज़ अगर हम लिखते हैं तो वो कभी दिमाग से स्किप नहीं करता है, वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में हमें रहता है और फिर एग्ज़ाम हॉल में याद भी आ जाता है। सो यहाँ अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा, यानी साउथ वेस्ट विंड्स। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो जून और आपका जो सितंबर है, ठीक है, जून और सितंबर के बीच आता है। तो थार का रेगिस्तान और आसपास के जो क्षेत्र हैं वो उत्तरी और पवन भारतीय महाद्वीप उपमहाद्वीप के जो भूभाग हैं वो थोड़ा सा क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। ठीक है, आपको पता है कि रेतीली जो जगह होती है वो गर्म हो जाती है, जिसके चलते क्या होता है? कम दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप? और इसमें क्या होता है? कम दबाव वाला क्षेत्र उत्तरी और जो मध्य भारतीय क्षेत्र हैं उनमें बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है कि जो खाली जगह हो जाती, तो मतलब उसके बाद क्या होता है? वो खाली जगह बन जाती है और उसे भरने के लिए हिंद महासागर से हवा तेजी से उपमहाद्वीप की ओर आती है। ठीक है, और इसी प्रकार क्या होता है कि जो दक्षिण हिंद महासागर से ये जो चलती है वो उत्तर की ओर बढ़ती है। ठीक, और इन्हीं पवनों को दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम पवन कहा जाता है, जो नमी भी धारण किए रहती हैं और जो अत्यधिक वर्षा भी, मतलब इनके द्वारा वर्षा भी होती है। तो इस तरीके से आपका जो होगा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन जो 9 है, वो क्वेश्चन 9 में आपसे पूछा गया है पीली क्रांति निम्न में से संबंधित है। आपके ऑप्शन नीचे हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि
आपके दूसरे पेज में क्वेश्चन आंसर मतलब ऑप्शन चले जाते हैं। तो आपसे पूछा गया है नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं खाद्यान्न उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, मछली उत्पादन से या फिर दुग्ध उत्पादन से। तो यहाँ से आपसे पूछा गया था नीली क्रांति। ठीक है, तो नीली क्रांति मैंने यहीं पे लिख दिया। और अब आप बताइए कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो यहाँ अगर हम सही उत्तर की बात करेंगे तो आपका होगा मछली उत्पादन से, या हम इसे ठीक है मत्स्य उत्पादन भी कह सकते हैं। तो मछली उत्पादन से क्या कहते हैं, ये आपकी नीली क्रांति संबंधित है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें दुग्ध क्रांति, तो आपकी दुग्ध उत्पादन से आपकी श्वेत क्रांति। ठीक है, वहीं अगर हम बात करेंगे तिलहन से, ठीक है, तो तिलहन से आपका होगा पीली क्रांति। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करेंगे आपका खाद्यान्न से, तो आपका होगा हरित क्रांति ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो। एक तरफ आप कर सकते हैं एक छोटे से पेजेस में लिख के आप जितनी क्रांतियाँ इंपॉर्टेंट जो पूछी गई हैं, अभी जैसे मैंने आपको यहाँ 4 क्रांति बताई है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। कई बार ये मिलान के थ्रू भी पूछ लिया जाता है ना, तो 1-2 क्रांति भी अगर हमें पता है अच्छे से, तो हम मिलान अच्छे से कर पाते हैं। ये थोड़ा सा मिलान में हमें थोड़ा फायदा हो जाता है इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। तुलबुल परियोजना पूछी गई है किस नदी पर है। ऑप्शन ए है आपकी सतलज, बी है झेलम, सी है रावी और डी है आपकी ब्यास। ठीक है, तो तुलबुल परियोजना किस नदी पर है ये आपसे पूछा गया है। यहाँ बुलबुल हो गया है तुलबुल की जगह ठीक है, तो थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तुलबुल होना चाहिए, तो ये बुलबुल हो गया है। चलिए, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था तुलबुल परियोजना। तो तुलबुल परियोजना अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये आपका संबंधित है झेलम। ठीक है, ऑप्शन जो आपका बी है वो आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो ये जो आपकी तुलबुल परियोजना है ये आपके कश्मीर के बारामूला जिले में झेलम नदी पर है। और किशन गंगा और अगर हम बात करें उरी परियोजना, ये भी आपकी किस नदी पर है, तो झेलम नदी पर है। तो तुलबुल परियोजना के साथ साथ किशन गंगा और जो उरी परियोजना है ये भी आपकी झेलम नदी पर ही होती है ठीक है, तो इस तरीके से आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहाँ गए, बहुत नीचे आ गए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसने देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है। ठीक है, किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है। आपके ऑप्शंस है पानीपत, सोनीपत, चंडीगढ़ या फिर लखनऊ। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका होगा पानीपत। पानीपत का आपने युद्ध भी पढ़ा होगा, है ना। यहाँ अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन से राइट आंसर की, तो आपका है पानीपत। और ये जो आपका पानीपत है ये हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा पानीपत। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इसका उद्घाटन आपका जो हुआ था वो हुआ था आपका नवंबर 2013 में। केंद्रीय पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस मंत्री हैं वीरप्पा मोइली, पेन बड़ा खराब चलता है आपका, क्या है वीरप्पा मोइली, मोइली ने किया था। ठीक है, और यहाँ अगर हम बात करेंगे तो यह सिंथेटिक रबर लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, यानी भारतीय सिंथेटिक रबर लिमिटेड द्वारा ये स्थापित किया गया था, जो इंडियन ऑयल और TSRC कॉरपोरेशन, ताइवान, मारुबेनी कॉरपोरेशन और जापान द्वारा प्रवर्तित एक संयुक्त उद्यम था। तो इन सारे लोगों का मिक्स रूप से था। तो अगर हम राइट आंसर देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर जो ए है, ठीक है, पानीपत हरियाणा, ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है। सबसे बड़ी तेल शोधनशाला आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं जामनगर, पारादीप, डिगबोई या फिर ताती पाहका। तो भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला आपसे पूछी गई है। सॉरी, गला खराब हो गया। हाँ जी, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए जामनगर।
गर्मियों में ठंडा पानी पीने से कई बार क्या होता है, गला खराब हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीना भी नहीं चाहिए, है ना। एकदम से गर्मी आई और लोग फिर फ्रीजर का ही पानी पीना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें तो जामनगर तेल रिफाइनरी भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है, और ये एक गैर सरकारी क्षेत्र है की तेल रिफाइनरी है ना। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये कहाँ है, आपका गुजरात राज्य में है। ठीक है, कहाँ है, गुजरात राज्य में। और इसकी जो कुल क्षमता के अनुसार इसे विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी कहते हैं। ठीक है, तो जामनगर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, ट्रोपोस्फियर या थर्मोस्फियर। देखो, इसके हिंदी में नाम अलग हैं, जैसे क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ये सब अलग नाम है। ठीक है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि एग्जाम में इंग्लिश से नाम पूछ लेता है और इंग्लिश को ही हिंदी में करके दे देगा ऐसे ही। ठीक है, जैसे स्ट्रेटोस्फियर लिखा हुआ है, इसको ऐसे ही दे देगा। अब आपने मान लो कि हिंदी में पढ़ रखा है, फिर आप समझ ही नहीं पाओगे, है ना। तो इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से अगर आप समझोगे ना तो फिर आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो यहाँ देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें कि पूछी गई है सबसे निचली परत के बारे में, तो वो आपका क्या है, ट्रोपोस्फेयर है। ठीक है, यानी इसको क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। ठीक है, क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। आपको पता है कि वायुमंडल की लंबवत संरचना में 5 परतें पाई जाती हैं। ठीक है, तो नीचे से ऊपर की तरफ आपको क्रम पूरी तरह से आपको पता होना चाहिए। तो जैसे क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, ठीक है, आपका मध्य मंडल है, आपका आयन मंडल है, आपका बाह्य मंडल है। इस तरीके से आपकी जो 5 परतें हैं वो हैं, और जो सबसे निचली परत है वो आपका है ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल, है ना। तो यहाँ अगर हम समताप मंडल की बात करेंगे तो ओजोन परत पाई जाती है। तो ये इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अभी जो आपका पूछा जाएगा वो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो इसमें पूछा गया है कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं आपके, थोड़ा नीचे चले गए हैं ऑप्शंस। आपके ऑप्शंस ये हैं, आपके ऑप्शंस हैं गैबन, बोत्सवाना, लाइबेरिया या फिर अंगोला। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है, ऑप्शन बी बोत्सवाना। तो क्वेश्चन था कि अफ्रीका के जो पश्चिमी तट पर तो आपका गैबन है, लाइबेरिया है और अंगोला है। और अगर हम बात करेंगे बोत्सवाना, तो अफ्रीका के आपके दक्षिणी भाग के मध्य में है, दक्षिणी भाग के मध्य में स्थित है। तो इस प्रकार आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो ऐसे हमने कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए, और अब बात करते हैं आपके सरप्राइजेस की। हालांकि आप वेट कर रहे होंगे कि मैम आखिरकार सरप्राइजेस क्या होने वाले हैं। तो सरप्राइजेस में आज का फर्स्ट सरप्राइज है आपके लिए। अब हम रेडी करने वाले हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो हम करेंगे 6 मंथ के। 6 मंथ के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आखिरकार आपके आने वाली सीरीज में हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे अभी तक तो हम पहले स्टार्टिंग में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन बेसिकली उस वक्त अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर एग्ज़ाम के 3-4 मंथ पहले ही अगर हम करंट शुरू कर दे तो हमारे लिए हेल्प होती है। तो हालांकि आपका 27 जुलाई को एग्ज़ाम है और समय बहुत कम बचा है। अप्रैल वैसे भी अब लास्ट आने वाला है, मई जून और आप मान लीजिए जुलाई का हाफ मंथ। ठीक है, तो इस तरीके से इतना आपके पास समय हो, और इस समय को जितना बेहतर तरीके से हम यूज़ कर पाएँ उतना ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ मेरी तरफ से हमेशा माइंड में यही मेरे रहता है कि ऐसा क्या करें जिससे बच्चों को और मदद मिल सके मेरी तरफ से। तो कोशिश मेरी तरफ से यही रहती है, और आप भी अपना सजेशन दे सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं या आप कैसे क्वेश्चंस करना पसंद करेंगे। ये भी आप कमेंट बॉक्स में अगर बताएंगे तो मैं और बेहतर करने की कोशिश करूँगी। तो इस तरीके से थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है कि किसी भी काम को करने के लिए आंतरिक रूप से तो मैं मोटिवेटेड हूँ ही, लेकिन अगर बाहर मोटिवेशन भी थोड़ा बहुत मिल जाता है तो और अच्छा लगता है कि अपनी तरफ से इतनी मेहनत हो रही है, बच्चों की तरफ से भी कुछ रिप्लाई अगर आता है तो अच्छा लगता है। तो बेसिकली मेरी तरफ से तो ऐसी ही मेहनत होती रहेगी, मैं आपके लिए और बेहतर करती रहूँगी। और इसके लिए आपको करना पड़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जितने सारे क्लासेस होते हैं वो आपको लाइन टू लाइन मिलते रहेंगे। प्ले लिस्ट में आप जाके दोबारा देख सकते हो, तो इससे आपको बेनिफिट मिलता है। और इसके लिए मैंने अलग से प्ले लिस्ट बना के रखी है जिसको आप देख सकते हैं।
तो ये रही आज की इम्पोर्टेंट क्लास। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट अपना प्यारा सा छोड़ें, ठीक है, मतलब कमेंट करें, ठीक है। और यहाँ पे मैं हर किसी की कमेंट पढ़ती हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नई जानकारी के साथ। तो अगली क्लास देखिए किस चीज़ की होती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जनगणना या फिर करंट अफेयर्स की, तो ये भी आपके लिए सरप्राइज ही है। और यहाँ पे हम लोग पिछले वर्षों के कुछ क्वेश्चनों के साथ साथ कुछ न्यू ट्रेंड के जो क्वेश्चन हैं उनको भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो दोनों चीज़ें होंगी। और इस बार के क्वेश्चन में तो हमने इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन आने वाली जो क्लास है इसमें हम टफ और मॉडरेट दोनों टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो ये धीरे धीरे सीरीज में आगे जाके आपको हर तरीके के क्वेश्चंस करने का मौका मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एग्जामिनर एक ही तरह के क्वेश्चन पूछेगा, अगर टफ पूछ रहा है तो टफ ही टफ क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। वो हर लेवल के क्वेश्चन देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये रही आज की इम्पोर्टेंट क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।